कल्पना शर्मा, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज हम भारतीय संसद के सदन लोकसभा के बारे में बात करेंगे। हमारे संविधान के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को संसद की कहा गया है। यह संसद द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर गठित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 79 में के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। इन दोनों सदनों के नाम राज्यसभा और लोकसभा है। राष्ट्रपति को इसलिए संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्थापका और कार्यपालिका का समन्वय करना आवश्यक होता है। संघीय संसद के निम्न सदन या लोकप्रिय सदन को लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा की सदस्य संख्या समय समय पर परिवर्तित होती रही है। हमारे संविधान में इसके बारे में कहा गया है कि लोकसभा के 530 से अधिक सदस्य राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा प्रत्यक्ष रीति से चुने जाएंगे और 20 से अधिक सदस्य संघीय राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से होगा जिसे संसद विधि के द्वारा निर्धारित करे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा के उम्मीदवार के लिए हमारे भारतीय संविधान में कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। लोकसभा के चुनाव में सभी सदस्यों को मत देने का अधिकार है जो भारत के नागरिक हों और जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो, जो पागल और दिवालिया नहीं हो। लोकसभा की सदस्यता के लिए संविधान के द्वारा कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। उनमें से पहली है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के पद के उम्मीदवार के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उसके लिए यह आवश्यक है कि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण न किए हो, वह किसी न्यायालय के द्वारा पागल न ठहराया गया हो तथा पागल ना हो। इन योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य योग्यताएं भी भारतीय संविधान के द्वारा संसद को निर्धारित करने के लिए अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत 1951 में जनप्रतिनिधि अधिनियम के पास कर संसद सदस्यों के लिए कुछ अन्य योग्यताएं भी निर्धारित की गई हैं। लोकसभा का कार्यकाल। हमारे संविधान के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पुनः यह 5 वर्ष कर दिया गया है। लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य। हमारे यहाँ व्यवस्थापका को संसद कहा जाता है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। यह लोकप्रिय सदन इसलिए है क्योंकि इसका गठन का आधार जनसंख्या है और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाता है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था का यह निश्चित सिद्धांत है कि कानून निर्माण और प्रशासन पर नियंत्रण की अंतिम शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त होती है। भारतीय संविधान द्वारा भी इस का पालन करते हुए लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में उच्च स्थिति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं क्योंकि लोकसभा निर्वाचित सदन है।
लोकसभा की शक्तियाँ तथा कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, विधायी शक्तियाँ। संविधान के अनुसार भारतीय संसद को संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार दिया गया है। साधारण कानून के संदर्भ में भारतीय संविधान के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्रदान की गई है। संविधान में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। सैद्धांतिक के तौर पर तो दोनों सदनों की शक्तियाँ साधारण विधेयक के संबंध में समान है, लेकिन यदि हम वास्तविक तौर पर देखें तो साधारण विधेयक के संदर्भ में लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से ज़्यादा है, क्योंकि लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है। इसलिए अधिकांशतः जो हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, इसलिए अधिकांश जो सरकारी विधेयक हैं वो मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और इसी कारण व्यावहारिक तौर पर अधिकांश जो विधेयक हैं वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही यदि कभी दोनों सदनों के मध्य किसी विधेयक के संबंध में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की व्यवस्था है। और लोकसभा में क्योंकि सदस्य संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या में दुगनी है, इसलिए इस बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय लोकसभा की इच्छानुसार ही होता है। इस प्रकार कानून निर्माण के संदर्भ में अंतिम शक्ति लोकसभा के पास है और राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 महीने तक ही रोक सकती है। व्यवहार के अंतर्गत अब तक महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्तीय शक्ति। हमारे संविधान के द्वारा वित्तीय विधेयक के संबंध में शक्ति लोकसभा को प्रदान की गई है। इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण है। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जाते हैं और राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि वह उस वित्त विधेयक को या तो पारित कर दे या फिर 14 दिन की अवधि के अंदर लोकसभा को लौटा दे। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के सुझाव दे सकती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करना या ना करना लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। यदि राज्यसभा किसी वित्त विधेयक को पारित नहीं करती है तो उसे 14 दिन के अंदर उसे अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा को लौटाना होता है। यदि वह अपनी सिफारिशों के बिना उस विधेयक को ना लौटाए तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। वार्षिक बजट और अनुदान संबंधी मांगें भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती हैं और इस प्रकार समस्त व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है। लोकसभा की तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति कार्यपालिका पर नियंत्रण की है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय प्रणाली को अपनाए जाने के कारण कार्यपालिका पर जो नियंत्रण का अधिकार है वो मुख्य रूप से लोकसभा को ही प्रदान किया गया है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में व सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव रख सकते हैं, किसी सरकारी विधेयक में संशोधन कर सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और अंतिम रूप से लोकसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का एकमात्र अधिकार लोकसभा के पास है, इसलिए कार्यपालिका क्षेत्र में भी लोकसभा की शक्तियाँ राज्यसभा की तुलना में व्यापक हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत लोकसभा संघ सेवा
लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आदि की रिपोर्ट पर विचार करती है। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। लोकसभा की एक महत्वपूर्ण शक्ति संविधान संशोधन संबंधी शक्ति है। संविधान संशोधन के संबंध में हमारे संविधान के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अधिकार प्रदान किया गया है। जहां एक और लोकसभा को सामान्य विधेयक पारित करने का अधिकार है, वहीं दूसरी ओर संविधान में संशोधन और परिवर्तन करने का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है और इस अनुच्छेद में उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जिसे संविधान संशोधन में अपनाना होता है। संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और उन्हें तभी पारित समझा जाता है जबकि दोनों सदन अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उन्हें पारित कर देते हैं। संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संघीय संसद के द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं। केवल कुछ प्रावधान जो कि संघ राज्यों से संबंधित है, उनके संदर्भ में आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। लोकसभा का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य है। लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लोकसभा के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है तथा वह उन्हें पदच्युत भी कर सकती है। अन्य कार्य। लोकसभा के द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती हैं। उस राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा यदि प्रस्ताव पारित कर देती है तो इस प्रस्ताव का लोकसभा के द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती हैं। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा के 1 महीने के अंदर अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने बाद स्वयं ही समाप्त मान ली जाती है। यदि राष्ट्रपति सर्व क्षमा देना चाहे तो उसकी स्वीकृति संसद से लेनी आवश्यक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लोकसभा की शक्तियाँ व्यापक हैं। वह संसद का एक महत्वपूर्ण सदन है और संसद सरकार का एक सर्वोच्च अंग है। जनता का प्रतिनिधि होने के कारण लोकसभा संसद का महत्वपूर्ण, शक्तिशाली एवं प्रभावशाली अंग है। इसके अलावा क्योंकि लोकसभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए कार्यपालिका और जनता के मध्य एक सेतु का कार्य भी करते हैं। जनता की शिकायतें, जनता के विचार, जनता की भावनाओं को वो सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार के द्वारा जो नीतियां ली जाती हैं, जो कार्य किए जाते हैं, उनको उनके द्वारा जनता के सामने पहुंचाया जाता है। और इस प्रकार से लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक महत्वपूर्ण सदन है अपनी शक्तियों और कार्यों की दृष्टि से।